नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति दहिया। ज्योति दहिया जी ने बहुत बड़े बड़े सोनीपत शहर में पोस्टर लगवाए हुए थे अपने नाम के। क्यों पोस्टर लगवाए थे, क्यों हट गए, क्या कारण थे, राजनीति से इनका क्या संबंध है, आज सारे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और गुड डे। मैडम, ये बताओ, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए शहर में और फिर हटवा दिए, क्या कारण क्या था? राजनीति में आना चाह रहे थे या किसी के कहने पर लगवा दिए थे? लोग ऐसा कहते हैं कि भाई किसी थर्ड पर्सन ने जो है इन्फ्लुएंस किया तो इन्होंने लगवा दिए और फिर हटवा दिए, अब ठंडे हो गए। क्या कारण क्या थे? नहीं, ना ही तो किसी थर्ड पर्सन ने इन्फ्लुएंस किया, ना ही किसी के कहने पर हमने लगवाए और ना ही हटवाए। हटे हैं आचार संहिता लगने पर। वो जो पोस्टर हैं, अपने आप भी जानते हैं इस नियम को कि आचार संहिता में आप इन चीज़ों को अपने आप ही हटाना पड़ता है। तो हाईवे वाले तो हमने हटवाए भी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप ही जो नियम के तहत हटाए गए हैं। और यहाँ पर जो मेरा मेन होर्डिंग लगा हुआ था उसको भी मैंने रिप्लेस किया है। उसमें अभी भी मैंने लगाया हुआ है, लेकिन उस पर मैंने लिखा है मतदान अवश्य करें। तो वो एक वोटर अवेयरनेस का पार्ट पहले थे मेरे जो पोस्टर, वोटर अवेयरनेस को लेकर ही अब हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंस जो मेरे को किया वो किया, जो राजनीति का स्तर मुझे बहुत निम्न लगा, बहुत गिरा हुआ इस समय लगा। तब मुझे लगा कि एक नागरिक होने के नाते और एक शिक्षिका होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मतदाता जागरूक नहीं होगा तब तक हम राजनीति का स्तर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आ सकता। और इसी के तहत मैंने अपने पोस्टर्स लगवाए थे और हटवाए नहीं है वो हटाए गए हैं नियम के। सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आने की प्लानिंग थी आपकी? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सरकारी नौकरी छोड़ के मैं राजनीति में आ जाऊंगी। मेरा मानना ये, जैसा अभी मैंने बताया कि जिस समय मैंने ये शुरुआत की थी वो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता अभियान था। उसमें मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मैं किसी पार्टी से जुड़ूंगी। अभी भी आप कहीं पर भी ये चीज़ देख सकते हैं, ना ही मैंने किसी पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का प्रचार कर रही हूँ। मैं खाली लोगों को ये समझा रही हूँ कि आप पार्टी ना देखें, आप व्यक्ति देखें। एक अच्छी साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के विचारों को सुने, आप उसके धन बल की तरफ ना जाएं। आप उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन देखें, उसकी छवि देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, उसके विचार सुने, वो क्या आपके लिए कर सकता है वो चीज़ देखें। आप पार्टी को अगर देखेंगे तो देखिए, पार्टी लोगों से बनती है, व्यक्तियों से बनती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पार्टी का हर नेता अच्छा हो, हर इंसान अच्छा हो। तो आप एक कैंडिडेट उम्मीदवार को देखें। मैं यही लोगों से ये हर बार कहती हूं। मैडम, ऐसा तो कोई नेता है ही नहीं जो अपने आप को बुरा बताएगा, बेदाग बताएगा। 85 केस चल रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है मैं फलाना कर दूंगा और ढिमकाना कर दूंगा, मैं तो नक्शा बदल दूंगा शहर का। सभी के वादे ऐसे होते हैं। नेता कोई भी ऐसा मैंने तो देखा नहीं आज तक जो इस तरह के वादे ना करे, सुनहरे सपने ना दिखाए जनता को। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि एक नेता की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो केस हैं उनके ऊपर 85 केस चल रहे होते हैं। क्योंकि अभी की रिपोर्ट मैंने देखी थी कि 2014 में जो ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जिनके 34% के ऊपर केसेस थे, ऐसे ही 2019 में ये जो बढ़कर परसेंटेज और ज़्यादा हो गया, 43% हो गया जीतने वाले उम्मीदवारों का। कमाल की बात यह है कि देखिए, जनता भी उन आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोगों को वोट दे रही है। और जो चुनाव आयोग है उसका भी कोई इसके ऊपर देखिए कस नहीं है कि भाई रोका जाए उनको। एक आप सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को तुरंत रोक देते हैं कि अगर उसके ऊपर केस दर्ज है आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक केस दर्ज वाला, उसके ऊपर चाहे रेप का है, चाहे मर्डर का है, चाहे करप्शन का है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ता भी है और वो जीत भी जाता है। तो आप खुद सोचिए, एक आपराधिक प्रवृत्ति का, एक बुरी प्रवृत्ति का इंसान जब आपने जनप्रतिनिधि के रूप में बैठा दिया है, फिर आप बात करते हैं विकास की। आप कैसे विकास मांगेंगे उससे? आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? मैडम, वो एक अपराधी जीत गया, जिताने वाली तो जनता ही है। वही मैं चीज कह रही हूँ, वही मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा। आप इस चीज से पीछे हटिए, रोकिए उन चीजों को। एक दागी जो है
बेदाग छवि वाला व्यक्ति है, अगर उसको आप आगे नहीं लेके आ रहे हैं, आप एक इस तरह की छवि के लोगों को जिता रहे हैं, ऊपर बैठा रहे हैं आपकी समस्याओं को उठाने के लिए, वो खुद समस्या है आपके लिए, एक वो व्यक्ति ही आपके लिए समस्या है, वो अपराध से जुड़ा हुआ है, वो गुंडागर्दी से आपके पूरे समाज में एक डर का माहौल बना के रखेगा। तो आपको ये चीज बदलनी पड़ेगी, बदलाव तो जरूरी है। ऐसा भी है मैडम कि कैदी चुनाव लड़ लेता है लेकिन कैदी वोट नहीं डाल पाता। बिल्कुल, ये देखिए क्या दोगलापन है कि एक कैदी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, उसे चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक जो कैदी है वो वोट मतलब वो खुद प्रतिनिधि बन जाएगा। लेकिन कैदी जो है वो जन प्रतिनिधि के रूप में आप उसको संसद में खड़ा कर देंगे, विधानसभा में खड़ा कर देंगे, लेकिन वो देखिए वोट नहीं डाल सकता है। ये क्या दोगलापन है, आप खुद समझिए इस चीज को। इसको कैसे बदला जाए मैडम? 75 साल में नहीं बदली गई ये चीज, इसमें कैसे जागरूकता लाई जाएगी, कैसे बदलाव होगा? क्या आपकी राय है? मैं चाहूंगा जनता को आप बताएं। देखिए, अगर हम ऐसा ही तब सोचते कि भाई जो चीज सालों से नहीं हो रही अब कैसे देश आजाद होगा, अगर ऐसा ही सोचकर सारे क्रांतिकारी बैठ जाते, वो आवाज ही नहीं उठाते, तो क्या हम उस गुलामी से बाहर आ पाते? यही चीज है कि ये भी एक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है। ये लोग एक मानसिक गुलामी को ढो रहे हैं अपने ऊपर कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि जिसके पास पैसा है या फिर जिसके पास पावर है वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वही व्यक्ति आगे आ सकता है। आप इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा, इस चीज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस समय बदलाव। समाज में जो स्तर है राजनीति का वो बेहद बेहद जो है खराब हो चुका है, नीचे गिर चुका है। जो ये साठ गांठ है राजनीति की, और मतलब हर अपराधी व्यक्ति को यूं लगता है कि राजनीति जैसे एक वो आश्रय स्थल बन गई है उनके लिए। आप कोई भी अपराध करो, राजनीति में एंटर करो, सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी बना दिया गया है इसको। जी बिल्कुल। सोनीपत पे आ जाता हूं मैं, और सोनीपत में आपके पोस्टर्स थे। तो अब 2024 का इलेक्शन है और विधानसभा का इलेक्शन भी हरियाणा में है अभी आने वाले समय में। तो अभी फिलहाल एमपी की बात करें तो प्रेफर्ड कैंडिडेट कौन है, क्या लगता है आपको? ये किसकी तरफ वोट जाना चाहिए? एक अच्छे उम्मीदवार की तरफ जाना चाहिए। ये कौन तो लगता है आपको कि अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? मैं अपना वोट डालाऊंगी। अच्छा, बताना नहीं चाहती हैं? देखिए, जनता डिसाइड करेगी कि जनता ने किसको चुना है। ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो किस व्यक्ति को अपना वोट कास्ट करता है। और लोगों को ये देखिए, एक मैं कहती हूँ कि एक नए कैंडिडेट को भी मौका अवश्य देना चाहिए। जिस कैंडिडेट को आप देख चुके हैं, अगर आपको लगा है कि उसका काम कहीं ना कहीं उन पर खरा नहीं उतरता है, जो पैमाना उसने अपने लिए रखा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वहां पर वो खरे नहीं उतरते हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं और लोगों से जुड़ नहीं रहे हैं, तो देखिए लोकतंत्र होता भी इसीलिए है। आपको 5 साल के बाद फिर से मौका दिया जाता है कि अगर आपको वो काम पिछला अच्छा नहीं लगा है तो आप एक नए व्यक्ति को मौका दें, नई सरकार को मौका दें। तो यही चीज़ है और लोकतंत्र का भरपूर फायदा उठाएं इस चीज़ में। अगर आप पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं तो परिवर्तन कैसे होगा? और परिवर्तन तो संसार का नियम है, बदलते रहना चाहिए कैंडिडेट को। चुनाव तो आपने लड़ा है। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैडम प्रोफेसर एसोसिएशन की संयुक्त सचिव हैं, तो चुनाव तो मैडम आपने लड़ा ही है। बिल्कुल, छोटा चुनाव तो लड़ा जी। है। तो जानकारी आप रखती हैं, तो मैं फिर से यही पूछूंगा कि हाँ, प्रेफरेंस किस तरफ है, झुकाव किस और, रुझान क्या लगता है आपको? बातें तो आपकी होती होंगी, जब एक मीटिंग होती है, एक मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं आपस में तो बातें तो करते हैं। तो सरकारी मुलाजिम आपको क्या लगता है किस तरफ चल रहे हैं? आज की जो हरियाणा सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, किस तरफ क्या रुझान लगता है आपको? बरकरार रहेगी, गिर जाएगी, या लंगड़ापन आने वाला है दोबारा से? क्या लगता है आपको? देखिए, सरकारी कर्मचारी जो अभी आपने बात की, तो लगभग 2.90 लाख जो है हरियाणा में सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें से 2 लाख के लगभग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस के अंडर आते हैं। तो उनका तो क्लियर कट ये है कि हम अपनी वोट और हमारा परिवार अपनी वोट उन्हीं को देगा जो ओपीएस बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये तो 2004 के बाद वाली स्कीम की आप बात कर रहे हैं, जो पेंशन बंद कर दी गई थी। बिल्कुल। तो इसमें आप खुद समझदार हैं कि उनका रुझान किस तरफ है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो ना ही तो ओपीएस बहाल करने की बात कर रही है,
और ना ही इन फ्यूचर ऐसा कुछ वादा कर रही है कि हमारी सरकार आने पर हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। तो वो तो उसी तरफ जाएंगे, उनका परिवार उसी तरफ जाएगा जो उस ओपीएस की अपने जिन्होंने मैनिफेस्टो में अपने डाला है और जो ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने भी, चाहे मेरा चुनाव छोटा था, मैंने जब ये लड़ा था तब भी मैंने यही बात कही थी कि एक नए कैंडिडेट को मौका देना बहुत जरूरी है। आप उसको भी जानकर देखें कि वो कैसा काम करता है, हो सकता है वो अच्छा काम करे। तो अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे तो वो अपनी काबिलियत भी कैसे दिखा पाएगा। ये नया कैंडिडेट आपने 2-3 बार जिक्र करा है, ये नया कैंडिडेट कौन है? मैं चाहूंगा नाम बताएं। देखिए जनता खुद ही देखेगी, उनमें जो होगी उसमें देखिए जनता की कौन है जिसको अभी तक मौका नहीं दिया है जनता ने, उसको मौका देख कर देखे। अच्छा, अब मैं दोबारा सरकारी मुलाजिमों पे आ जाता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार आप टाइमिंग बताएं कि ऑफिस के टाइमिंग्स क्या रहते हैं सरकारी मुलाजिम, जैसे आप प्रोफेसर हैं तो आपकी टाइमिंग क्या है? मेरी वैसे तो कॉलेज होता है 9 to 4, लेकिन वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे 5.5 घंटे का स्टे हमें करना होता है, तो हम 9 to 2:30 हमारा जो टाइम है वो रहता है कॉलेज का। ठीक है। और मैडम ये सैलरी पैकेज कितना रहता है? ये तो 6,000 ग्रेड पे में आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जब लगते हैं। ये मैडम इन हैंड कितनी आती है? ये आपको लगता है कि यहाँ पे लाइव डिबेट का हिस्सा होना चाहिए कि... नहीं, डिबेट तो मैडम ये नहीं है, लेकिन एक अंदाजन मैंने ऐसा सुना है प्रोफेसर की सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। नहीं, हमारी 1.5 लाख नहीं आती, 1 लाख रुपए के आसपास। वो तो कट जाती है, एनपीएस में कट जाती है, कुछ टैक्स में कट जाती है। हमारे हाथ में तो 80,000 तक आती है। अच्छा, तो दोस्तों 80,000 रुपए तनख्वाह आती है, 2:30 बजे तक की नौकरी है और अभी पेंशन चाहिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डिमांड क्या होती है? नहीं, एनपीएस मैडम एक जो आपको दे रहे हैं वो क्या होती है, पेंशन क्या होती है, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। आप यूं कहिए नेता 1.5 लाख पेंशन ले लेता है, एक दिन का एमएलए बनने पर उसको 1.5-2 लाख मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको वहां पर इनजस्टिस बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल दिखाई देता है दोस्तों, ये भी एक दर्द है। और ये मैं बहुत बार दर्द नहीं है मैडम, मैं ये मुद्दा उठाता हूँ। बैलेंस जो समाज में होना चाहिए, आप एक वर्ग को तो वंचित रख रहे हैं उस चीज से, आप दूसरे को वो चीज दे रहे हैं। तो अगर एनपीएस इतना ही बढ़िया अगर वो है तो वो तो सबको लेना चाहिए, सभी उसके अंडर आने चाहिए। आप कुछ को ओपीएस दे रहे हैं, कुछ को एनपीएस दे रहे हैं, आप बराबर रखिए ना। ओपीएस में क्या बुराई है? बिल्कुल, ये मैंने दोस्तों छेड़ा ही इसलिए था टॉपिक, ताकि ये चीज निकल करके आए कि नेता जितनी बार एमएलए एमपी बनेगा उसकी उतनी बार की पेंशन बन जाती है। वो चीज गलत है, वो कहाँ पर क्या चीज कर रही हैं। और लेकिन एक देखिए 30 साल तक सर्विस की है उस बंदे ने, वो उस चीज के लिए मांग रहा है, वो फ्री की कोई चीज नहीं मांग रहा है, उसको फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते आप। वो पेंशन, अगर आप बुढ़ापे में, एक व्यक्ति क्या करता है, उसको पेंशन तो कम से कम बुढ़ापा पेंशन भी सरकारें देती हैं, लेकिन जो एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन से तो बुढ़ापा पेंशन ज्यादा है। तो इसके लिए उसने, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं? आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपको बुढ़ापे में अपने बच्चों से लातें ना खानी पड़े, इसके लिए आप एक सरकारी नौकरी के लिए आपने मेहनत की है उस चीज को पाने के लिए, बाद में भी आप मेहनत करते रहते हैं। आप सरकारी नौकर हैं, आप वो काम करते हैं जो सरकार ने आपको अलॉट किए हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में आकर कोई भी राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार अपने नागरिकों को ऐसे छोड़ देती है तो वो चीज गलत है। दूसरी चीज दोस्तों ये भी है, इसमें मैं समर्थन इनका इसलिए करूंगा कि अगर कोई टीचर है या कोई सरकारी मुलाजिम है, कांस्टेबल है, एएसआई एसआई या रिटायर हो गया, उसके बाद जिंदगी गुमनाम है, उसकी बहुत ज्यादा वर्चस्व उसका जो है कुर्सी जाने के बाद नहीं रहता। लेकिन एमएलए की धकती है, एक्स एमएलए है या एक्स सरपंच भी है, तो उसके साथ एक ठप्पा चलता है। तो मैडम और क्या बदलाव सोनीपत की राजनीति में आप देखना चाहती हैं? नाम तो खैर आपने किसी का बताया नहीं है। देखिए मैं नाम बता दूं और जनता किसी को जिता रही है, वो चीज तो सबका, देखिए ये अपना अधिकार है, वोट डालने का आपको अधिकार दिया गया, आप खुद चुन सकते हैं उस व्यक्ति को। तो ये मैं मानती हूँ कि इस चीज के लेकर को प्रचार प्रसार वो व्यक्ति खुद ही करे जो खड़ा है, उसमें मेरा करना सही नहीं बनता। अगर मैं राजनीति में आती हूँ तब मैं अपने लिए प्रचार अगर करूंगी और मैं अपने वादे बताऊंगी, मैं अपनी चीजें बताऊंगी कि मैं किस तरह से काम करूंगी, वो तब सही लगेगा। तो इस समय तो जनता को खुद को ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन जो उम्मीदवार है वो आपके बीच में आकर वो क्या कह रहा है, उसको सुनिए, उससे सवाल कीजिए कि जब पहले आपने
क्या ऐसा कुछ किया है कि जनता आपको उस नाम पर वोट दे। ये चीजें जनता को पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए 5 साल होते हैं उनके, आपको खाली एक दिन मिलता है जिस टाइम आप राजा होते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं। कितनी बड़ी ये स्वतंत्रता है कि आप अपने लिए खुद से चुन सकते हैं। अगर आप वहां पर गलत साबित हो जाते हैं तो आपको 5 साल तक भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। एक गलत चुनाव आपका कितना भारी पड़ सकता है पूरे प्रदेश के लिए। तो वहां मैं मानती हूं कि उस चुनाव को आप बहुत सोच समझ कर कीजिए, अपने वोट का, अपने इस मत का सदुपयोग जरूर करें। और दूसरी तो वही चीज है कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मिडिल क्लास है वो वोट डालने ही नहीं जाती है। बहुत बार बहुत समझाने पर भी उनका मतलब आप यूं माने कि समाज में निराशा आ गई है इस चीज को लेकर, कि लोग मानने लगे हैं कि कैसी भी राजनीति आए, कैसी भी सरकार आए, कुछ बदलाव नहीं आएगा, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो लेकिन फिर भी आप इस चीज को इस तरह से ना देखें, बल्कि आप वोट डालें और हो सकता है आपकी एक अच्छी वोट एक अच्छे उम्मीदवार को आगे ले आए और कुछ ना कुछ परिवर्तन हो समाज में। उसके बाद फ्यूचर में ज्योति दैया अपने आप को कहां देखती है? क्या राजनीति में आने का इरादा है, इलेक्शन लड़ने का इरादा है? अभी तो मेरा इरादा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का है, उनको जागरूक करने का है, उनको वोट के महत्व को समझाने का है, उनको भूगोल पढ़ाने का है। और इन फ्यूचर तो देखिए, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, कोई नहीं बता सकता कि क्या है उसके अंदर। जो हमारा प्रेजेंट है वही हमारे लिए गिफ्ट है, इसीलिए उसको प्रेजेंट कहा जाता है। भूगोल की आप जो हैं शिक्षिका हैं, और भूगोल में एक हिस्सा आता है पीओके। बिल्कुल। तो राजनीति आजकल पीओके पे भी हो रही है कि वापस ले लेंगे, तो क्या कहती हैं आप? देखिए, सरकारें जो हैं ये चुनाव के समय पर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें इस समय की जा रही हैं। अगर देखिए पीओके वापस ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भारत का हिस्सा रहा है। लेकिन लद्दाख को भी देख लिया जाए, लद्दाख के लोग भी काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि प्रोटेस्ट को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट कर देना किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। कम से कम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास जाकर उनकी बात को सुने, समझें, उसके बाद कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं। अगर आप जा ही नहीं रहे हैं, बात समझ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्यों लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, क्या वो चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें हर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर आंदोलन चल रहे हैं, अव्यवस्था हो रखी है, तो वहाँ पर जाकर समझा जाए सिचुएशन को और उसमें कुछ ना कुछ किया जाए उस चीज़ को लेकर। जी, राजनीति की बात हो गई। अब राजनीति में एक मुद्दा आता है और बड़ा जोरों पर चलता है, वो है आरक्षण। पढ़ी लिखी आप हैं, सरकारी नौकरी आप कर रही हैं, और जनरल कैटेगरी से ही नौकरी शायद आपकी लगी है। बिल्कुल। तो मैं भी जनरल कैटेगरी में, आप भी जनरल कैटेगरी में, और इसके अलावा बीसी, एससी, ओबीसी, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आरक्षण खत्म होना चाहिए? क्या आप इसको समर्थन करती हैं? क्या सिर्फ आर्थिक बेस पे ही आरक्षण अगर रहे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा कि जात पात में बांट रखा है लोगों को और उसके बेस पर आरक्षण होता है, मार्क्स भी कम होते हैं, एक तो 90 की कट ऑफ लिस्ट है, एक 60 की कट ऑफ लिस्ट है, तो फर्क पड़ता है उसमें। तो आप क्या कहती हैं, क्या आरक्षण, एक पढ़ा लिखा जो युवा है उसके तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या राय है एक मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम जो कि पढ़ा लिखा है और आज के युवा को भी पढ़ा रहा है आगे, आप क्या कहती हैं? देखिए, आरक्षण जो है जिस समय शुरू किया गया था वो उस समय बराबरी पर लाने के लिए किया गया था। जो सामाजिक स्थिति थी वो भारत की काफ़ी बटी हुई जो थी वो जाति व्यवस्था की वजह से, तो उस समय था कि सबको समान अवसर दिए जाएं और सब बराबरी पर अगर आ जाएं तो सही रहेगा, उन लोगों को भी अवसर मिले जो दलित वर्ग के हैं, वो भी आगे आ पाए, वो भी समाज में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर चल सके। इन चीज़ों को के कारण ही आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लेकर आई गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, बचपन में उन्होंने बहुत इस चीज़ को सहा है, लेकिन बाद में जो है ये एक वोट बैंक बनकर रह गई। इस समय अगर मैं कहूँ तो आपकी बात सही है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाना जरूरी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको छूट दी जाए, उनके भी एक उनको भी वहाँ पर बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका दिया जाए, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन एकदम से तो कोई भी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसको तो धीरे धीरे ही जो सरकारें हैं उनको
इसको ठीक उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी की, वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर लेने के बाद भी वो कई बार वंचित रह जाते हैं उस लाभ से जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। तो आरक्षण व्यवस्था जो है, राजनीतिकरण इस चीज़ का हो गया है, और राजनीतिकरण जब किसी चीज़ का होता है तो वो चीज़ उलझ जाती है सुलझने की बजाय। यही चीज़ आरक्षण के साथ हो गया, वो उलझ गई हैं चीज़ें। तो वो तो अगर अब कोई अच्छी सरकार आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करे तब तक, वरना वो वैसे ही जो है लोग पिसते रहेंगे, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे युवा सही में इसमें पिस जाते हैं, इस व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। एक मुद्दा मैडम और आया है हॉस्पिटलों में फ्री इलाज का। आज तक 75 साल हो गए, मैं ये समझता हूं, और ये मैं सभी को कह रहा हूं, सभी नेतागण कोई भी पार्टी हो, आज तक आप सो रहे थे, आप कह रहे हो 25 लाख तक का इलाज फ्री दे देंगे, 5 लाख का दे देंगे। ये तो होना ही चाहिए मैडम शुरू से। हमारे तो सोनीपत के हॉस्पिटल हैं जहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन ही नहीं होती। हाँ, तो देखिए मतलब बेसिक है वो चीज़। तो आप अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन तो एक बहुत सामान्य चीज़ है जो एक हॉस्पिटल में, एक कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट सिटी के हॉस्पिटल में तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का। और मैं मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना हर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने ऐसा भी सुना है जिस कॉलेज में आप पढ़ाती हैं वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, पीने के पानी की उस वहाँ पर बहुत बार जो है प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बार बार जो मैकेनिक है और उसको बुलाया सामाजिक जाता संस्था है। वहाँ पर है, हाँ, तो वो वहाँ चैरिटी पर करती है वहाँ पर। नहीं, अभी बनवाना शुरू किया गया है, लेकिन यही है कि पीने के पानी की व्यवस्था तो वहाँ पर थी, लेकिन बार बार पानी खत्म हो रहा है, बार बार मतलब वो चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन फंडिंग की वजह से उसको प्रॉपरली नहीं किया जा रहा ठीक। तो वो दोस्तों, चीज 5 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी आप देते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो टोल देते हैं, आरटीओ देते हैं, हर चीज पर आप टैक्स देते हैं, पर सरकारी स्कूल में पीने का पानी नहीं है, सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। ऐसी हमारी सरकारें हैं। और मैडम नया चेहरा आएगा, वो तो बेचारे को पता ही नहीं होगा, वो कैसे बदलाव करेगा, वो भी नहीं, मैं वो चाहूंगा चेहरा थोड़ा प्रकाश कहीं डालें। आसमान से उतर कर नहीं आएगा। वो चेहरा इसी समाज का हिस्सा होगा। उसको बखूबी पता होगा कि जनता टैक्स देती है, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें अच्छे रोड्स नहीं मिलते हैं, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं। तो ये चीजें जो होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो जो बेसिक चीजें ही नहीं मिल रही, तो हमें सवाल उठाना होगा ना उनके आगे, उन नेताओं से हमें सवाल करना होगा कि ये चीजें हमें क्यों नहीं मिल पा रही हैं। आप कौन से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो आप प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं। आप अच्छे रोड की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप अच्छे पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। तो और क्या चीज की एक जो आम नागरिक है वो क्या चाहता है, और उसको और कोई चीज बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है उनकी, ये छोटी छोटी डिमांड्स है। उनको रोजगार चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आप फ्री राशन बांटने की बात करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये चीज गलत है, क्योंकि आप उसको अपाहिज बना रहे हैं। वो आप उसको फ्री का राशन दे रहे हैं, उसको कमाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता क्या है फिर उसको कमाने की, उसको तो फ्री में मिलेगा। बजाय इसके आप उसको रोजगार दीजिए ताकि वो खुद से वो चीज कमा पाए। उसको फ्री की चीज की एक देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक्स में ये टर्म होती है कि मतलब डिग्निटी के साथ आपको वो चीज मिले। अब फ्री के राशन में क्या डिग्निटी रह गई है? अगर वो चीज उसको वो कमा के हासिल करता तब थी उसके लिए वो सम्मान की बात। तो वो चीज अगर दे पा रही है कोई सरकार तो ये होता है मेन विकास। अगर फ्री का चीजें बांटना विकास हम नहीं कह सकते उसको। जी, तो दोस्तों इनकी डिमांड है पुरानी पेंशन स्कीम, और पब्लिक की तो डिमांड्स इतनी है कि मैं अगर गिनवाने बैठूंगा तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन पूरी आज तक कोई कर नहीं पाया है। मैडम चलिए एक बार मैं ये मान लेता हूं कि फ्यूचर में मौका मिल गया, किसी पार्टी ने दे दी टिकट, छोड़ दी नौकरी आपने, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों राजनीति में आने का जो चुनाव प्रचार प्रसार जो है, जागरूकता अभियान जो है, उससे हटके क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक की समस्याएं इतनी हैं कि वो गिनवाने के लिए समय ही कम रह जाएगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हैं। तो देखिए उन समस्याओं के ऊपर तो काम किया ही जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव मैं चाहूँगी कि एक जो चीज़ है, युवाओं को मैं चाहूँगी कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप भी मानते हैं कि 50% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी वो युवाओं की है, वो आगे आए, वो राजनीति की तरफ भी आगे आए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है इंडिया में कि राजनीति को एक दलदल मान लिया गया है कि इसकी तरफ तो जाना ही नहीं है, एक अच्छा इंसान तो इसकी तरफ आना ही नहीं चाहता है। उनको तो यूं लगता है कि राजनीति का मतलब है कि इसमें सारे गुंडे मवाली भरे पड़े हैं, इसमें सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भरे पड़े हैं, इसमें ज्यादा पैसे वाले लोग भरे पड़े हैं। राजनीति में बड़े बड़े हाँ बिल्कुल, साधु संत भी हैं, सिर्फ हाँ गुंडे मवाली नहीं वो है। देखिए, हाँ देखिए तो मैं ये मानती हूँ कि इस चीज को आपको बदलना अगर है तो सबसे पहले तो यही चीज माननी बंद करनी पड़ेगी कि राजनीति गंदी है, क्योंकि वो हमने की है, वो अपने आप नहीं हुई है, वो हमने उसको होने दिया है। हम जब हमें बोलना चाहिए था उस समय हम बोले नहीं, जिस समय हमें चुनने का अधिकार दिया गया था उस समय हमने अपने वोट का जो उपयोग है वो अच्छे से किया नहीं, तब जाकर ये ऐसी हुई है। और तीसरी चीज मैं चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो भी आगे आएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंचायती स्तर पर जब आरक्षण दिया गया तो काफी महिलाएं जो है वो आगे आई इसमें। लेकिन अभी आप जैसे महिला आरक्षण विधेयक भी पास किया गया, तो वो भी है कि अगर ये मिल पाता है तो काफी महिलाएं भी इसमें आगे आ पाएंगी। महिला सशक्तिकरण जो हम जिसकी बात करते हैं वो तब तक होगा नहीं जब तक वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं देगा। अभी भी आपने अगर न्यूज पढ़ी हो, कल परसों की थी, जिसमें बताया गया था कि 347 सीटों पर अभी एक भी महिला जो है वो नहीं बनी है, नहीं आगे आई है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जेंडर इनइक्वालिटी का आपको दिखाई देगा कि जो महिलाएं हैं वो भी इस तरफ आना नहीं चाह रही हैं राजनीति की तरफ। कहीं ये दिमाग में या फिर समाज में जो है वही चीज की राजनीति अच्छी नहीं है, ये सोचकर महिलाएं इसमें आ नहीं पाती हैं। उनकी फैमिली कई बार अलाउ नहीं करती है कि नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है ये। फिर बहुत बार मैडम ऐसा भी होता है महिला आगे होती है लेकिन ऑपरेट पतिदेव पीछे से कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पुरुष प्रधान समाज की एक वो है जिसको सदियों से झेलती आ रही है महिलाएं, कि उसको डमी कैंडिडेट के रूप में आगे किया जाता है, लेकिन पीछे जो पावर होती है जो चला रहे हैं वो पुरुष ही चला रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा तो नहीं है? आपके ससुर जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को मेरी फैमिली की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है कि जो भी मैं जागरूकता अभियान चला रही हूँ उसमें मेरे को किसी भी इवन इस चीज़ को वो प्राउड की उससे देखते हैं कि हाँ कि एक नागरिक होने का फर्ज वो निभा रही है, वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। और अगर ये तो एक ये है कि आप एक नए फील्ड को अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसकी कमियां भी आपको दिखाई देंगी। तो अगर उन कमियों पे बात की जाए, उनको सुधारने की कोशिश की जाए, तो वही मैं चीज़ कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि युवा और महिलाओं को भी इस फील्ड में आना चाहिए, काम करना चाहिए, देखना चाहिए, और तभी जो राजनीति है उसमें सुधार होगा। आप खुद देखेंगे कि जो एज का एवरेज है वो कितना हाई है। ज़्यादातर जो अगर आप कहीं 60 साल के उसको रिटायर कर दिया जाता है जॉब से कि बस अब आप और सक्षम नहीं है। राजनीति में तो मैडम 60 साल वाले खुद को युवा बता रहे हैं, सफेद दाढ़ी हो गई है बड़ी बड़ी, लेकिन वो युवा बताते हैं अपने आप को। तो वही चीज है ना कि युवा तो, लेकिन देखिए उनका अनुभव हम ले सकते हैं, उन्होंने अनुभव, उनका अनुभव मैं मानती हूँ कि युवाओं से ज्यादा होगा, लेकिन आप युवाओं को हर चीज में रिजेक्ट कर दें, अलग कर दें कि नहीं आप सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो यूथ को खुद ही समझनी होगी कि जो पॉलिसीज जो बनती हैं आपके, क्या उसमें जो पॉलिसी आई हैं क्या उसमें आपके लिए कुछ अच्छा आया है, अगर नहीं आया है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। तो ये चीज़ समझनी होगी युवाओं को भी, महिलाओं को भी, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति की तरफ आए। और मेरी भी यही कोशिश है कि समाज में बदलाव आए। क्या कर देंगी सोनीपत ने अगर कभी मौका दे दिया आपको? तो कोई 5 चीजें ज्योति दैया ऐसी बताए कि ये 5 चीजें मैं कर दूंगी सोनीपत में। फिर आप कहेंगे कि ये वादे किए जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, हर किसी के सपने होते हैं। एक बच्चा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बाकी वक्त और हालात पे डिपेंड करता है। फिर भी ज्योति दैया कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचती होंगी कि अगर मुझे मौका मिल गया तो ये 5 बदलाव जो है मैं अपने शहर में कर दूंगी। देखिए, कोशिश रहेगी मेरी कि सभी लोगों को, जैसे अभी बात हो रही थी पीने के पानी की सुविधा, तो सरकारी जो स्कूल हैं या सरकारी जो कॉलेज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि उन्हें ये कभी महसूस ना हो कि हम जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पिछड़े हुए हैं।
हम कहीं ना कहीं कम है, उनका कॉन्फिडेंस भी उतना ही हो जितना उन बच्चों का होता है जो एक बढ़िया एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो वो चीज़ मैं करने की कोशिश करूंगी। दूसरा चीज़, जैसे आप बता रहे थे कि जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, तो ये तो देखिए मूलभूत सुविधाएं एक हॉस्पिटल में होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो वो गैप भी मैं कोशिश करूंगी कि भाई वो गैप दूर हो, एक अच्छा इलाज। आपको लगता है मतलब कि इस इंटरव्यू के सेशन के बाद वो मशीन अब तक लगाई नहीं जाएगी, आप आएंगी उसके बाद ही लगेगी वो? नहीं, ऐसा लगता है? मशीन तो देखिए क्या अच्छी बात पता, है, क्या अच्छी पता बात है अगर इस वो पहले ही सेशन के लग। बाद वो मशीन लग जाए। हाँ, तो वो कितनी तो अच्छी दूसरा बात है कि पॉइंट तो आपने वो मैडम, मुद्दा उठाया तो वो लग जाएगी। देखिए दूसरा पॉइंट तो काट देते हैं हम, फिर अब कोई और बताओ। दूसरा भाई देखिए, मेरे को ये कूड़े कचरे की समस्या बहुत बड़ी समस्या लगती है। जी। आप बस स्टैंड के पास देखिए, आप मतलब इधर बहुत जगह पर जो है सोनीपत में ना, जगह जगह पर आपको दिखेगी कूड़े कचरे की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या। तो ये आपको लगता है हम इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन ये एक छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या है, समस्या बिल्कुल। है। आप जब बारिश होती है उस टाइम पे आप खुद इस चीज को फील करते होंगे कि जो ड्रेनेज है वो इतना बेकार है कि बिल्कुल। थोड़ी सी बारिश में ही सारा जो है भर जाता है ये सोनीपत। दोस्तों आज तक सही नहीं हो पाया। मैंने बहुत से वीडियोस पहले शूट करे हैं जा करके चैनल के माध्यम से, जहां पानी घुटनों से ऊपर होता है। ककरोई चौक की बात हो, शनि मंदिर के आसपास की बात हो, बड़ा बुरा हाल मैडम रहता है पानी की समस्या का। बिल्कुल, तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि दूर हो। और बाकी तो देखिए काउंसलिंग का ही है कि जो युवाओं की है समय समय पर की जानी चाहिए। तो ये जैसे अभी भी करते हैं हम, कहीं ना कहीं मैं फील करती हूँ कि उनको उस समय वो शिक्षा देनी जरूरी है जिस टाइम पर उन बच्चों को वो शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अपनी तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो मैं अभी भी चला रही हूँ, आगे भी मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम बंद होने नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं चल रहा होता। आप जो दिमाग है मनुष्य का, वो किसी भी समय हम नहीं सोचते कि वो कब क्या सोच रहे हैं, कि डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा। तो वो जो प्रोग्राम है वो समय समय पर हर इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में चलते रहने चाहिए। ठीक है। और पर्यावरण के लिए जागरूक करना आज के समय बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे जो बच्चे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, कि जो अच्छे साफ मिट्टी, साफ पानी, साफ वायु, ये हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को पोल्यूशन ही दे रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन को भी हम जो छोड़कर जाएंगे वो पोल्यूशन छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। उनको अच्छा पानी नहीं मिलेगा, पानी का आप देखेंगे टीडीएस इतना ज़्यादा उसमें है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वही खराब हो गया है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ये नियम का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है कि इंडस्ट्रीज़ को रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाना चाहिए, ये नियम था। लेकिन वो वहीं पे रेजिडेंशियल एरिया है, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहीं पर मतलब आप देखेंगे कि ऐसी अवस्थाओं में लोग रह रहे हैं कि वहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर मजबूरीवश रह रहे हैं। तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि चेंज हो। सभी को अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का हक है, उसका अधिकार है वो, और वो उसको मिलना चाहिए। जी जी तो दोस्तों, नेताजी तक ये वीडियो भेजिए। 5 चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, ये 5 चीज़ें पूरी हो जाएं, 5 के नाम कट जाएं लिस्ट में से, बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक आप आएँ, आपको मौका मिले, तो इसके अलावा और कुछ आप नया करें तो वो डिमांड्स तो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। बात होती है कि उन समस्याओं के ऊपर कुछ किया जा रहा है या वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो समस्या है ड्रेनेज की, ये आप बहुत बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक बनी हुई है। बिल्कुल। तो वही बात है, समस्याएं तो इंसान की जुड़ती ही जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं, वो चिंता का विषय होता है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। इनकी डिमांड है पुरानी पेंशन स्कीम की, फिलहाल देखते हैं पूरी होती है या नहीं होती, और 2024 के चुनाव का नतीजा क्या रहता है। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। चुनिए अपनी सरकार, फिर हाजिर होंगे हम। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। मैम, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।